हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 में जो रिलेवेंट डेट स्पेसिफाई की गई है विद रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये रिलेवेंट डेट अमेंड की गई थी CGST एक्ट 2018 के द्वारा और नोटिफाई किया गया इस अमेंडमेंट को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। ये जो अमेंडमेंट हुआ इसने एक डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया कि वेदर दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो अमेंडमेंट है वो 1 फरवरी 2019 के बाद के जो टैक्स पीरियड्स है और उनसे रिलेटेड जो रिफंड्स है उस पर एप्लीकेबल है या उन रिफंड्स पर भी एप्लीकेबल है जो कि रिलेट करते हैं पीरियड्स जो 1 फरवरी 2019 के पहले के हैं, यानी जुलाई 17 से लेके जनवरी 2019 तक के जो रिफंड पीरियड्स हैं उन पर भी ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है अगर एप्लीकेशन 1 फरवरी 2019 के बाद फाइल की गई है। ये डिस्प्यूट अराइज हो गया है और जैसा कि हम सभी टैक्स प्रैक्टिशनर्स जानते हैं कि कुछ टैक्स ऑफिशियल्स ने ये इंटरप्रिटेशन लेते हुए कि ये अमेंडमेंट 1 फरवरी 2019 के जो पीछे के टैक्स पीरियड्स हैं उन पर भी एप्लीकेबल होता है और उसके बेसिस पर 2 साल जो निकालना है वो अमेंडेड रेलेवेंट डेट के हिसाब से निकलेगा और उस बेसिस पर उन्होंने रिफंड एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया। इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि मैं इस अमेंडमेंट को एनालाइज करूं और उस एनालाइजिंग के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम पहले देख ले अमेंडमेंट हुआ क्या है। फर्स्ट लेट अस एनालाइज कि एक्चुअली अमेंडमेंट क्या हुआ। बिफोर द अमेंडमेंट द क्लॉज E of second explanation to section 54 read as follows: relevant date means in case of refund of unutilized input tax credit under subsection 3, the end of financial year in which such claim for refund arises. Amendment के बाद क्या हो गया? Amendment के बाद clause E has been changed in case of refund of unutilized input tax credit under clause 2 of first proviso to subsection 3, the due date for furnishing return under section 39 for the period in which such claim for refund arises. अब यहां ध्यान देने की बात है, जो अमेंडेड क्लॉज E है उसमें 2 चेंज हुए। एक तो जो रिलेवेंट डेट काउंट हो रही थी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 17-18 का अगर कोई अनयूटिलाइज ITC का रिफंड है तो अमेंडमेंट के पहले वो काउंट होना था 31 मार्च 2018 से, जबकि अमेंडमेंट के बाद उसको चेंज कर दिया ड्यू डेट फ्रॉम द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस। यानी अगर जुलाई 17 का रिफंड है तो उसकी ड्यू डेट जो ओरिजिनल थी 20 अगस्त, शायद एक्सटेंड की गई थी। मान लीजिए हम 20 अगस्त को पकड़ के चलते हैं तो 20 अगस्त से रिलेवेंट डेट काउंट होगी। और दूसरा चेंज जो यहां ध्यान देने योग्य है कि पहले वाला क्लॉज E पूरे सबसेक्शन 3 को रेफर कर रहा था, जबकि अमेंडेड क्लॉज E सिर्फ क्लॉज 2 ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 को रेफर कर रहा है। जैसा कि हमको मालूम है कि अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड 2 ही केस में अलाउ होता है, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कि कवर्ड है क्लॉज 1 ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो, और एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो कि कवर्ड है क्लॉज 2 में।
यानी जो अमेंडेड क्लॉज ई है वो सिर्फ क्लॉज 2 के लिए एप्लीकेबल है, जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण जो रिफंड अराइज होता है। और एक्सपोर्ट वाले केसेस के लिए रिलेवेंट डेट जो पहले स्पेसिफाइड थी फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो तो खत्म हो गई, पर नई रिलेवेंट डेट स्पेसिफाई ही नहीं की गई है। ऐसा क्यों? बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रिलेवेंट डेट जो स्पेसिफाई की गई एक्सप्लेनेशन 2 में, उसका क्लॉज ए और क्लॉज सी जो है वो टेक केयर करता है एक्सपोर्ट के केस में जो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके रिफंड के। अब हम पहले देख लें क्लॉज ए और क्लॉज सी क्या है। Clause A says, in case of goods exported out of India, where a refund of tax paid is available in respect of goods themselves. Goods themselves का मतलब क्या हुआ? जो with payment of tax का जो ऑप्शन है, यानी जो goods एक्सपोर्ट किए गए उन्हीं के ऊपर जो टैक्स पेड है उसका रिफंड हो, या इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन सच गुड्स, यानी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के संबंध में जो टैक्स पेड है उसके रिफंड की बात है, तो भी नीचे दिए गए रिलेवेंट डेट एप्लीकेबल होगी। फिर वो क्लॉज 1, 2, 3 में अलग अलग रिलेवेंट डेट स्पेसिफाई करता है, जो कि है गुड्स एक्सपोर्टेड बाय सी और एयर के केस में डेट ऑन विच शिप और एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया, goods exported by land, date on which goods pass the customs frontier, goods are exported by post, date of dispatch of goods by the post office concerned to a place outside India. इसी तरह क्लॉज सी जो सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया के लिए रिलेवेंट डेट स्पेसिफाई करता है, वो क्या कहता है कि अगर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज देमसेल्व्स, यानी जो सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स करी गई है, या इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन सच सर्विसेज, जो कि कुछ लोगों का मानना है अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट को रेफर कर रहा है, उस केस में यहाँ दो रिलेवेंट डेट स्पेसिफाई की गई है, जो कि है रिसीप्ट ऑफ पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज in Indian rupees wherever permitted, or in Indian rupees wherever permitted by RBI, where the supply of such services has been completed prior to the receipt of such payment. यानी सर्विस पहले एक्सपोर्ट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, पेमेंट बाद में आया है, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या INR, जहां पर RBI INR में अलाउ करता है। और अगर पेमेंट पहले आ गया और सर्विस बाद में कंप्लीट हुई है, तो डेट ऑफ इनवॉइस रिलेवेंट होगी। पर मेरे ध्यान में ये जो पूरी समझ है कि क्लॉज ए और क्लॉज सी एप्लीकेबल होता है अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि रिलेवेंट डेट एक जगह लिख दी गई कि इन केसेस में रिलेवेंट डेट क्या है, पर रिलेवेंट डेट लिख देने भर से उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। जस्ट लाइक अगर कोई टैक्स रेट्स का नोटिफिकेशन है, unless that notification has been issued under the power of the charging section, या हम एक एग्जांपल ऐसे समझे कि शेड्यूल 1, 2, 3 एक्ट में दिए गए हैं, अगर एक्ट में शेड्यूल 1, 2, 3 छपे होते हैं और सेक्शन 7 उन शेड्यूल 1, 2, 3 को रेफर ही ना कर रहा होता, तो उन शेड्यूल्स की कोई इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। इसी तरह रिलेवेंट डेट अकेले लिख भर देने से
रिलेवेंट डेट की कोई रिलेवेंस नहीं है जब तक कि वो रिलेवेंट डेट को कहीं रेफर ना किया गया हो अंडर द सेक्शन। तो पहला जो सेक्शन है 54 सबसेक्शन 1, वो क्या कहता है, एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड, कोई आदमी रिफंड क्लेम कर रहा है, किस चीज का, क्वेश्चन अराइज होता है रिफंड किस चीज का, एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स, या तो उस आदमी ने कोई टैक्स का पेमेंट किया हो या उस टैक्स पर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया हो या कोई अदर अमाउंट जो कि टैक्स ना माना जाए उसका पेमेंट किया गया हो, उसका रिफंड वो क्लेम कर सकता है बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। यहां आ गई ना रिलेवेंट डेट। अब ये जो रिलेवेंट डेट है वो रिलेवेंट डेट क्या होगी, वो एक्सप्लेनेशन 2 में डिफाइन की गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 रेफर्स टू एनी टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड। तो जब तक पेमेंट नहीं होगा सेक्शन 54(1) एप्लीकेबल नहीं होता है। और हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या सेक्शन 54(1) में कवर होती है? अपरेंटली कवर नहीं होती है, इसीलिए सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 स्टैट्यूट में लाया गया। सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन में क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट at the end of any tax period, provided that no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in cases other than zero rated supplies made without payment of tax। जो हम एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे तो जाहिर से बात है हमारी आईटीसी एक्यूमुलेट होगी। दूसरा केस है वेयर द क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। यहां बात आ गई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। बाकी प्रोविजंस और जो कंडीशंस है उनकी डिटेल पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो है दैट इज प्योरली एम्फसाइजिंग ऑन रिलेवेंट डेट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एम्फसाइज करूंगा सेक्शन 54(3) क्या कहता है, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 54(1) क्या कहता था, रिफंड ऑफ एनी टैक्स पेड। दोनों बातों में एक बहुत गहन अंतर है जो कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चंस जो दो अराइज होते हैं उनको फिर से सम अप करता हूं। वेदर टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 54(1)। एक बात और हम कहना चाहेंगे 54(3) में कोई रिलेवेंट डेट को रेफरेंस नहीं किया गया है। 2 years from the before the expiry of 2 years from the relevant date, ये वर्डिंग 54 सबसेक्शन 1 में तो है पर 54 सबसेक्शन 3 में कहीं पर भी कोई टाइम लिमिट नहीं स्पेसिफाई की गई है, ना ही किसी रिलेवेंट डेट को रेफर किया गया है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि 54(3) इज अ क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन और वो 54(1) में जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है उससे बाउंड है। इस इंटरप्रिटेशन को लेने के लिए हमें
ये जरूरी हो जाता है कि अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स पेड, जो दो अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं दोनों सबसेक्शन में, उनका मतलब एक ही निकले, यानी वेदर अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट बी रिगार्डेड एज टैक्स पेड। मेरे विचार से अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अ टैक्स पेड। ये कहना कि अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट is equal to tax paid is just like saying plant and machinery capitalized in balance sheet is same as repairs to plant and machinery. Unutilized input tax credit is credit of input tax, जो पेमेंट टैक्स का करा जैसे ही हमने उसको अपने क्रेडिट लेजर में लिया, that becomes input tax credit and it's no longer a tax paid. अब चूंकि हमारे पास सभी जानते हैं जीएसटी एक नया एक्ट है और अभी इन सब केसेस पर कोई भी जुडिशियल प्रेसिडेंस नहीं है, तो मेरे कहने भर से तो कुछ हो नहीं जाएगा। Just to solve the query and analyze the same, I get back to the central excise regime. यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये पहली बार इंडियन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मॉडवैट एरा में आया। मॉडवैट से पहले कहीं पर भी टैक्स पेड का क्रेडिट नहीं मिलता था आगे के टैक्स पेमेंट में एडजस्ट करने के लिए। फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ द मॉडवैट स्कीम। दिस मॉडवैट स्कीम वाज कन्वर्टेड इनटू सनवैट क्रेडिट स्कीम अंडर सनवैट क्रेडिट रूल्स 2002 एंड व्हिच वाज लेटर replaced by Sunvat Credit Rules 2004. तो अगर कोई भी डिसीजन हमें सेंट्रल एक्साइज एक्ट में मिलता है जो कि सिमिलर है जीएसटी से, तो वो हमारे लिए स्क्वायरली एप्लीकेबल होगा। पर हमें ध्यान रखना होगा कि कंपैरेटिव लैंग्वेजेस ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट एंड सीजीएसटी एक्ट में सिमिलरिटी आए। सेक्शन 11B सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में होता था, या इनफैक्ट अभी भी है, जिन चीजों पर अभी भी एक्साइज लग रही है उस पर सेक्शन 11B के अंतर्गत रिफंड अप्लाई किया जाता है। सेक्शन 11B की वर्डिंग्स सिमिलर है सेक्शन 54(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 11B भी रिफंड ऑफ टैक्स पेड की बात करता है। सेक्शन 54(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट भी रिफंड ऑफ टैक्स पेड की बात करता है। सेंट्रल एक्साइज के केस में वो ड्यूटी पेड वर्डिंग्स यूज करते हैं, सीजीएसटी एक्ट में हम लोग टैक्स पेड वर्डिंग यूज करते हैं। इसी तरह मॉडवैट एरा में जो रूल 57F क्लॉज 13 होता था, वो सेक्शन 54(3) सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से सिमिलर था। इसी 57F13 को बाद में रिप्लेस किया गया रूल 5 ऑफ सनवैट क्रेडिट रूल्स 2004। ये जो दोनों रूल 57F13 सब रूल 13 और रूल 5 ऑफ सनवैट क्रेडिट रूल्स 2004 ये बात करते हैं रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड सनवैट क्रेडिट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कोई कंसेप्ट सेंट्रल एक्साइज में था नहीं कि आप इन्वर्टेड के केस में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको रिफंड मिले। मेरी जानकारी में तो
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सेंट्रल एक्साइज में होता ही नहीं था, और कहीं होगा भी तो रिफंड का कोई प्रोविजन उसमें था नहीं। अब साफ सेंट्रल एक्साइज में भी अधिकारी तो यही थे, टैक्स कंसल्टेंट्स भी हम ही लोग थे, तो उसमें भी यही सिमिलर डिस्प्यूट्स अराइज हुए कि टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11B is applicable to refund of accumulated SUNVAT credit under Rule 57F sub Rule 13 of Modified Era or Rule 5 of SUNVAT Credit Rules 2004 or not. So consistently under various decisions courts has held, and what has they held वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। The courts have held the accumulated SUNVAT or ModVAT credit is not duty paid. Only when credit is debited towards duty payable it would amount to duty paid. Therefore, refund of accumulated SUNVAT credit cannot be regarded as to be covered by section 11B, which refers to inverted comma refund of duty paid, inverted comma close. It is not refund of duty paid but refund of SUNVAT credit already taken. Hence, time limit specified under section 11B is not applicable to refund of accumulated SUNVAT credit, which is governed by Rule 57 of erstwhile Central Excise Rules और Rule 5 of SUNVAT Credit Rules 2004। ये जो दोनों डिसीजंस आए, एक डिसीजन है एमपी हाई कोर्ट का इन केस ऑफ एसटीआई इंडिया लिमिटेड वर्सन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंदौर, और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर सूरत वर्सेस स्वागत सिंथेटिक्स जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने सिमिलर डिसीजन दिया। तो अब हमारे पास एक जुडिशियल प्रेसिडेंस है जो ये कहता है कि एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को टैक्स पेड नहीं माना जा सकता है। जब क्रेडिट को डेबिट किया जाएगा टुवर्ड्स टैक्स पेएबल तभी वो टैक्स पेमेंट की कैटेगरी में आएगा। उससे पहले जो ड्यूटी क्रेडिट है दैट इज सेपरेटली डेल्ट विद, इसीलिए 54(1) अलग बनाया गया और 54(3) अलग बनाया गया। अगर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट 54(1) से गवर्न होता तो 54(3) को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आई होप क्लियर हियर। आगे बढ़ने से पहले नाउ हमें एक बार फिर से 54 सबसेक्शन 3 पर मैं आपको लेके जाऊंगा। फिर से हम पढ़ते हैं सेक्शन को। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस दी है जिसमें कहता है कि रिफंड अगर कोई आपकी ड्यूटी लायबिलिटी है तो रिफंड उससे एडजस्ट हो जाएगा, विच इज नॉट द एरिया ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। आगे क्या कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन में क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको अंडरलाइन किया गया, एनी टैक्स पीरियड, यानी कोई भी रिफंड वो चाहे किसी भी पीरियड का हो, वो किसी भी टैक्स पीरियड के खत्म होने पर लिया जा सकता है। मेरी समझ में इसका मतलब ये निकलता है कि जुलाई 17 का रिफंड हम मार्च 20 पर खत्म होने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जुलाई 17 का रिफंड एप्लीकेशन जुलाई 17 के रिफंड एप्लीकेशन से ही जाना होता तो यहां वर्डिंग होती at the end of that tax period और या at the end of the tax period, जबकि वर्डिंग है at the end of any tax period,
यानी सेक्शन हमें एम्पावर कर रहा है कि हम रिफंड कभी भी क्लेम करें। हमारा जुलाई 17 का रिफंड अभी तक पेंडिंग है। मैं पूरे 3 साल जुलाई 17 से लेकर मार्च 20 तक की एक एप्लीकेशन बना सकता हूं। इस सेक्शन से ये मतलब निकल रहा है, और जब ये मतलब निकलता है तो कोई रिलेवेंट डेट या टाइम लिमिट का कोई रिलेवेंस रह ही नहीं जा सकती। टू कंक्लूड, हम फिर से ये जान चुके हैं कि जैसा कि कोर्ट्स ने हेल्ड किया है सेंट्रल एक्साइज एरा में, अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट टैक्स पेड only when input tax credit is debited towards tax payable it would amount to tax paid। तो जाहिर सी बात है अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एक अलग चीज है और टैक्स पेड इज एक अलग चीज है। जब हमने ये समझ लिया तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को ये नहीं माना जा सकता है कि वो सेक्शन 54(1) से गवर्न हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 54(1) स्पेसिफिकली रेफर करता है टू टैक्स पेड। इट डज नॉट रेफर टू अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। फर्दर, refund of unutilized input tax credit is covered by 54 subsection 3 which neither specifies any time limit। वहां कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ना ही कहीं सेक्शन में कोई रिलेवेंट डेट को रेफर किया गया है जिसके बेसिस पर कोई टाइम लिमिट निकाली जा सके। मोरओवर, टाइम लिमिट स्पेसिफाई करने की बात छोड़िए, 54(3) कहता है कि रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। अब इस एनी टैक्स पीरियड का क्या मतलब निकलता है? एनी टैक्स पीरियड का मतलब ये निकलता है कि रिफंड कभी भी क्लेम किया जा सकता है। इन बातों को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं मेयर मेंशन रिलेवेंट डेट, क्लॉज ई में रिलेवेंट डेट का मेंशन has no consequence or relevance unless a suitable amendment is carried out in section 54 subsection 3। सबसे पहले तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 से उनको एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड की जगह एट द एंड ऑफ दैट टैक्स पीरियड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, ऐसी वर्डिंग लानी पड़ेगी 54 सबसेक्शन 3 में, तभी रिलेवेंट डेट की कोई रिलेवेंस होगी, अन्यथा कोई रिलेवेंस नहीं होगी। एंड इट डजंट बार पुट एनी लिमिटेशन on claiming refund of unutilized input tax credit। So friends, thank you for the patient hearing. This was my first video presentation attempt and I request everybody if they like the video, अगर उनको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, जिससे मुझे आगे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए encouragement मिलेगा। Thank you very much again।